जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IGK फ्री क्लास। आज के वीडियो में हम बीएड के एग्ज़ाम पेपर टू के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि फर्स्ट ईयर का पेपर है। पेपर टू में हम लोग समसामयिक भारत और शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश में कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। हम बताए हुए थे कि पेपर टू का लगभग आपको 40 क्वेश्चन बताएंगे। यदि 40 क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो पेपर टू का लगभग आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 33 तक बता चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो यह वीडियो देखने के बाद उसको भी ज़रूर जाके देख सकते हैं, ताकि आपका तैयारी अच्छा हो जाए। क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है, जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज की वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 34 पे चर्चा करेंगे, जो कि रहेगा आपको कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पेपर टू के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो आई थी उसका पूर्ण रूप से मूल्यांकन करना है। यदि आपके एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे नहीं छूटेगा। आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो देखिए, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के हर पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। सिर्फ आप वीडियो के साथ बने रहें। तो आइए देखते हैं, इसका वर्णन करके देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन कीजिए। जो आई हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, उनके हर बिंदु पे जो है मूल्यांकन करेंगे इस वीडियो में। आप सिर्फ वीडियो के साथ बने रहे, हर पॉइंट पे हम चर्चा करते रहेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप कम से कम इसमें लगभग आपको 400 से 500 शब्द में आप इसे लिख पाइएगा। तो आइए सिर्फ वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर टाइम पीरियड में जो है ये पूछा गया है। तो आइए इसको जानते हैं विस्तार से। देखिए, शिक्षा एक सतत प्रक्रिया होने के कारण निरंतर विकसित एवं भिन्नीकृत होती रही है तथा उसका प्रसार क्षेत्र लगातार बढ़ता रहा है। शिक्षा का जो है प्रसार क्षेत्र जो है हमेशा बढ़ता रहा है, और यह एक सतत प्रक्रिया है, धीरे धीरे सीखने वाली प्रक्रिया और निरंतर विकसित होती रहती है। देखिए, प्रत्येक राष्ट्र अपनी विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक पहचान को स्पष्ट करने एवं कायम रखने समकालीन चुनौतियों का आइए आगे देखते हैं चुनौतियों का सामना करने एवं राष्ट्रीय जीवन के संवर्धन के लिए अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली विकसित करता है। तो जो भी देश है वो अपनी राष्ट्रीय शिक्षा जो है हमेशा जो है परिवर्तित करते रहती है। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के भारतीय शिक्षा के इतिहास में 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक था। इसी के अनुसार जो 1968 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसका एक महत्वपूर्ण कदम प्रतीक था। देखिए, इस पर अमल भी होना शुरू हो गया था तथा कई प्रांतों ने अपने अपने ढंग से 10 मतलब मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन यानी ऑनर्स की शिक्षा संरचना लागू कर दी थी। त्रिभाषा सूत्र, हम आपको त्रिभाषा सूत्र के बारे में बताए हुए हैं फुल डिस्क्रिप्शन करके, तो आप इसे ज़रूर जाके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप देख के इसे पूरा कर सकते हैं। त्रिभाषा सूत्र शिक्षा क्या थी और किस तरह से लागू की गई थी, तो इसे ज़रूर जाके देखिए। इस पर एक फुल वीडियो हम बनाए हुए हैं। देखिए, त्रिभाषा सूत्र लागू कर दिया गया था। कई प्रांतों में कृषि, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, विज्ञान शिक्षा और वैज्ञानिक शोधों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने लगे थे। मतलब जो 1968 की शिक्षा नीति थी, इन सब चीज़ों का क्रियान्वयन शुरू हो चुका था। प्रायः सभी प्रांतों में परीक्षा प्रणाली में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आधुनिकीकरण के नाम पर विज्ञान एवं गणित की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। मतलब आधुनिकीकरण के नाम पे जो है विज्ञान की शिक्षा और गणित की शिक्षा को जो है अनिवार्य कर दी गई थी, और शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कदम उठाए जाने लगे थे। परंतु 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनने के कारण, आप लोग को पता हुआ 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जनता पार्टी की। तो की सरकार के बनने पर 10+2+3 मतलब मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन शिक्षा संरचना के स्थान पर अब यह जो है 8+4+3 शिक्षा संरचना का विचार आया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ शिक्षाविदों एवं सांसदों के सहयोग से
तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री उस टाइम जो थे श्री प्रताप चंद्र चंदर ने यह एक नई शिक्षा नीति 1979 की घोषणा कर दी। तो उस टाइम जो शिक्षा मंत्री थे श्री प्रताप चंद्र चंदर ने जो नई शिक्षा नीति 1979 की जो है घोषणा कर दी थी, ताकि वह 8+4+3 वाला जो संरचना है वो लागू की जाए। देखिए, कर दी थी। इसे अभी लागू भी नहीं किया गया था कि 1980 में केंद्र में पुनः कांग्रेस सत्ता में आ गई एवं पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अनुपालन पर जोर दिया गया। परंतु इसी बीच इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर हर क्षेत्र में आंदोलनकारी कदम उठाने के प्रयास में शिक्षा के पुनरीक्षण एवं पुनर्गठन प्रक्रिया में तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण कराकर इसे शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य यानी कि चैलेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी ऑफ पर्सपेक्टिव नाम से अगस्त 1983 में प्रकाशित कराया गया। तो देखिए, ये जो है तत्कालीन जो शिक्षा में दी जा रही थी उसमें क्या चुनौती थी, उनको जो है 1983 में प्रकाशित किया गया था राजीव गांधी के सरकार में, जिसमें भारतीय शिक्षा की 1951 से 1983 तक की प्रगति यात्रा का सांख्यिकीय विवरण, उसकी उपलब्धियां एवं असफलताओं का यथार्थ चित्रण करते हुए उसके गुण दोषों का सम्यक विवेचना किया गया, जो 1983 में प्रकाशित की गई थी। देखिए, सरकार के इस दस्तावेज पर विश्वव्यापी बहस शुरू हुई और सभी प्रांतों के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हुए। जो इसमें जो है सरकार की जो है बहस शुरू हो गया और भिन्न भिन्न प्रांतों से जो है सुझाव, शिक्षा में सुधार होने की सुझाव दिए गए, प्राप्त हुए। केंद्रीय सरकार ने इन सुझावों के आधार पर एक नई शिक्षा नीति तैयार की और उसे संसद के बजट अधिवेशन 1986 में प्रस्तुत किया। संसद में प्रस्तुत करने के बाद इसे मई 1986 में पास कराया गया। कब कराया गया? मई 1986 में पास कराया गया। इस शिक्षा नीति की घोषणा के कुछ माह बाद इसकी कार्य योजना यानी प्लान ऑफ एक्शन नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया। यह भारत की ऐसी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें नीति के साथ उसके क्रियान्वयन की पूरी योजना भी प्रस्तुत की गई। मतलब किस तरह से लागू हो यह नई शिक्षा नीति, उसका प्लान ऑफ एक्शन यानी कार्य योजना भी तैयार करके प्रकाशित किया गया और साथ ही उसके लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए गए। अब जानते हैं कि 1986 राष्ट्रीय शिक्षा 1986 का जो है दस्तावेज में इसमें क्या क्या कहा गया था उसको जानने का प्रयास करते हैं। अभी तक इससे पहले जो इसका विश्लेषण भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस तरह से थी उसको देखिए। अब जानते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में का दस्तावेज में क्या क्या कहा गया था शिक्षा के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज 12 भागों में विभाजित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन अग्रवत है, मतलब आगे दिया गया है। तो आइए इसको जानते हैं। पहला है शिक्षा का सार एवं भूमिका, मतलब शिक्षा का क्या सार है, उसकी क्या भूमिका है, इसको जानने का प्रयास करते हैं, जो कि दिया गया था 1986 के शिक्षा नीति में। देखिए, इस भाग में 1.1 से 1.5 तक धाराएं हैं। इन धाराओं में शिक्षा पर सामान्य कथन करते हुए बताया गया है कि इस नवीन शिक्षा नीति में 1968 की प्रथम राष्ट्रीय नीति का अनुसरण किया गया है। मतलब 1968 की जो इससे पहले आ रही थी उनका जो है अनुसरण जो है किया गया है नई शिक्षा नीति में। इसमें शिक्षा को जीवन से जोड़ने, ग्रामीण क्षेत्रों में 90% लोगों को प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता, शिक्षा की 10+2+3 की समान संरचना, उच्च शिक्षा में की गई प्रगति, लोकतंत्र के मार्ग की बाधाएं, बेरोजगारी एवं जनसंख्या की चुनौतियां तथा अगले दशक के नए तनावों आदि का वर्णन किया गया नई शिक्षा नीति में। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए, दूसरा चीज़ दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली यानी नेशनल एजुकेशन सिस्टम किस तरह से होनी चाहिए, इसको देखते हैं। देखिए, शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली का आशय है किसी निश्चित स्तर तक जाति, पंथ, स्थान या लिंग के भेदभाव के बिना सभी विद्यार्थियों की एक समान
गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुँच हो, मतलब इन सभी चीज़ों के आधार पे जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, सभी को जो है समान एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुँच हो। अतः इस भाग में शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने हेतु शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्य मानते हुए इसे एक ऐसे आर्थिक निवेश कहा गया जो समाज और व्यक्तियों के वर्तमान तथा भविष्य दोनों का निर्माण करता है। यह राष्ट्रीय शिक्षा एक समान शैक्षिक संरचना पर विचार करती है। तीसरा है कि समानता के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर इक्वलिटी। देखिए, नई शिक्षा नीति में वर्तमान समय में पाई जाने वाली शैक्षिक असमानताओं को दूर करने तथा समान अवसरों से वंचित व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं की ओर ध्यान देकर समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाएगा। स्त्रियों की स्थिति में आधारभूत परिवर्तन लाने के लिए स्त्रियों में निरक्षरता को समाप्त करने एवं प्राथमिक शिक्षा तक उनकी पहुंच एवं शिक्षा प्राप्ति में बाधाओं को हटाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो नई शिक्षा नीति 1986 में आई थी, ये चीज़ कहा गया था। अब चौथा देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ कहा गया है, उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, चौथा है विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें कहा गया है 1986 के शिक्षा नीति में। देखिए, इसमें दिया गया 2 भागों में किया जाएगा। एक है पूर्व बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षण में किस तरह से किया जाएगा, उसको देखते हैं पहले। देखिए, शिक्षा की इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिशु के विकास की सर्वतोन्मुखी प्रकृति को मान्यता दी गई, मतलब सभी तरीके से शिशु का विकास हो, इस शिक्षा नीति में ये चीज़ कहा गया है। अर्थात आहार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक एवं भावनात्मक विकास पर विशेष ध्यान देते हुए समेकित बाल विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिससे पूर्व प्राथमिक शिक्षा को समेकित करते हुए विद्यालयों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों को और सुदृढ़ बनाया जाएगा। साथ ही प्राथमिक शिक्षा को भी बाल केंद्रित बनाते हुए 14 वर्ष के सभी बालकों को विद्यालय भेजने का प्रबंध किया जाएगा। इस काल में औपचारिक विधियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तथा लिखने, पढ़ने तथा गणित के बारे में शिक्षा वही दी जाएगी। ठीक है। शिशु की देखभाल एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा में पूर्ण समन्वय रखा जाएगा, मतलब कि लिखने पढ़ने का जो भी कार्य होगा उसको जो है विद्यालय भेज के वहीं पे दी जाएगी, और शिशु का देखभाल भी किया जाएगा और एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा में पूर्ण समन्वय रखा जाएगा। इसे एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम से उपयुक्त रूप से समन्वित किया जाएगा। तो ये पूर्व बाल देखभाल एवं शिक्षण है। अब देखते हैं प्राथमिक, इसी में कहा गया प्राथमिक यानी शिक्षा, यानी प्राथमिक मौलिक शिक्षा किस तरह से दी जाएगी, यानी प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन। इस शिक्षा नीति में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के सार्वजनिक नामांकन एवं नियमित शिक्षा प्राप्ति तथा शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार पर बल दिया जाएगा। इस स्तर पर बाल केंद्रित एवं क्रिया आधारित अधिगम प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के 2 पहलुओं पर बल दिया गया था। क्या क्या 2 पहलू है? पहला है सार्विक प्रवेश तथा 14 वर्ष की आयु तक बच्चों की सार्विक शिक्षा दी जाएगी। दूसरा है शिक्षा की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार किए जाएंगे। देखिए, इस शिक्षा नीति में गति निर्धारित स्कूलों की व्यवस्था करने की बात भी कही गई है, जहां प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों को अपनी गति से पढ़ने का अवसर दिया जाएगा तथा उन्हें पूरक उपचारात्मक अनुदेशन दिया जाएगा, जिसमें कहा गया प्राथमिक जो है शिक्षा में ये चीज़ के बारे में कहा गया। इसी शिक्षा की नीति, इसी के अनुसार जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी चलाया गया था 1987 ईस्वी में। देखिए, प्राथमिक विद्यालयों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाया जाएगा। निरौपचारिक शिक्षा केंद्रों यानी NFEC के अधिगम मतलब होता है कि सीखना, कोई भी चीज़ को सीखना। अधिगम वातावरण को सुधारने के लिए आधुनिक तकनीकी प्रयुक्त की जाएगी एवं स्थानीय समुदाय के प्रतिभाशाली एवं समर्पित युवकों एवं युवतियों को अनुदेशक, आइए आगे देखते हैं। देखिए, नियुक्त किया जाएगा।
इस प्रकार औपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षा की गुणवत्ता में समानता स्थापित करने के उपाय किए जाएंगे। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सन 1990 तक 11 वर्ष की आयु के सभी बच्चे कम से कम 5 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा या निरौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर चुके हो। ये चीज़ कहा गया था नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत। देखिए माध्यमिक शिक्षा के बारे में भी कहा गया था। क्या कहा गया था उसको देखते हैं। देखिए माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी एजुकेशन, इस राष्ट्रीय नीति में माध्यमिक शिक्षा अपनी विशिष्ट भूमिका में दिखाई देगी। माध्यमिक शिक्षा विद्यार्थियों को विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों की विभिन्न भूमिकाओं की जानकारी देना शुरू करती है। इस नीति के सुझावों के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों को तीव्र गति से प्रगति करने देने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा एवं उपयुक्त अवसर सुलभ कराने के लिए देश के विभिन्न भागों में एक निश्चित प्रकार के पेस सेटिंग स्कूल या गति निर्धारक विद्यालय खोले जाएंगे। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन हेतु आवश्यकता अनुसार देश के विभिन्न भागों में नवोदय विद्यालयों की भी स्थापना की जाएगी, ताकि तीव्र गति से विकास करने वाले या विशेष प्रतिभा वाले बच्चों को अवसर प्रदान किए जा सके। जो नई शिक्षा नीति में नवोदय विद्यालय की भी स्थापना की बात कही गई है। देखिए इस स्तर पर क्रमबद्ध, सुनियोजित तथा लचीले व्यावसायिक कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। विशेष संस्थाओं में व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा तथा माध्यमिक शिक्षा से अपवंचित वर्ग तथा क्षेत्र के लिए व्यापक स्तर पर नए विद्यालय खोले जाएंगे, जो कि इसमें व्यवसाय मतलब क्रमबद्ध ये चीज़ कहा गया है कि जहाँ पे जो है शिक्षा अपवंचित वर्ग क्या हुआ, जहाँ पे जिसको शिक्षा लेने में कठिनाई होती है वहाँ पे जो है हर क्षेत्र में व्यापक रूप से नए विद्यालय खोले जाएंगे ताकि उनको भी शिक्षा के अवसर मिल सके। पाँचवा आते हैं उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन। इस शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु छात्रों को प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश देने मतलब उच्च शिक्षा जिसको लेना है तो एक तरह से प्रवेश परीक्षा ली जाएगी तो ही उच्च शिक्षा ले सकते हैं। पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन करने, उच्च शिक्षा संसाधनों को साधन उपलब्ध कराने और उनके शिक्षकों के लिए पुनर्बोध कार्यक्रमों की व्यवस्था करने की बात कही गई है। शिक्षा के समान अवसरों की उपलब्ध कराने की दृष्टि से मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को नई शिक्षा नीति में प्रश्रय दिया जाएगा। विशिष्ट तकनीकी सेवाओं जैसे डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, विधि तथा ऐसी अन्य सेवाओं में जहां अकादमिक योग्यता आवश्यक है को छोड़कर अन्य सामान्य सेवाओं के लिए डिग्री की अनिवार्यता समाप्त की जाएगी। शिक्षा नीति में महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी क्रांतिकारी विचारों के अनुरूप ग्रामीण विश्वविद्यालयों को विकसित किया जाएगा। महात्मा गांधी का मानना था कि शिक्षा को जो है ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। उसी के अनुसार नई शिक्षा नीति का विकास किया गया ताकि ग्रामीण विश्वविद्यालयों को विकसित किया जाए। आइए छठा देखते हैं, तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा की भी बात कही गई है। देखिए नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE एवं राज्यों के तकनीकी शिक्षा बोर्डों को सुदृढ़ करने, कुछ अच्छे तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने, तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में अंतर संबंध बढ़ाने और इस क्षेत्र में सतत शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही गई है। इसके लिए अग्र कार्य किए जाएंगे। क्या क्या कार्य किए जाएंगे वह भी यह शिक्षा नीति में कही गई है। देखिए पहला है, बालकों के लिए इस प्रकार की पाठ्य वस्तु का निर्माण किया जाएगा जिससे वे सुंदरता, समायोजन तथा परिष्कार आदि के प्रति संवेदनशील बन सके। दूसरा है, शिक्षा द्वारा छात्रों के जीवन से धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास, हिंसा, असहिष्णुता तथा भाग्यवाद आदि बुराइयों को दूर कर उनमें हो रहे मूल्यों के ह्रास को रोकने के लिए उन्हें जीवन के शाश्वत मूल्यों से अवगत कराया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। तीसरा है, तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा की धाराएं अलग अलग होने पर भी इनके पारंपरिक संबंधों को देखते हुए
सदी के अंत तक प्रस्तावित कल्पना के अनुसार इनका पुनर्गठन करना आवश्यक होगा। यानी तकनीकी और प्रबंध शिक्षा के लिए जो है अलग अलग धाराएं एवं इसको पुनर्गठन करके जो एक करना जो है आवश्यक हो जाएगा। चौथा है मानव शक्ति संबंधी सूचनाओं को विकसित करने के क्रम में हाल ही में स्थापित टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम को और अधिक विकसित एवं सक्षम बनाया जाए। पाँचवा है स्थापित एवं विकासशील प्रौद्योगिकी के लिए सतत शिक्षा यानी कंटिन्यूइंग एजुकेशन का विकास किया जाएगा। छठा है सामुदायिक पॉलिटेक्निकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के लोगों को उत्पादक व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सातवां क्या है उसको देखते हैं। देखिए सातवां है शिक्षा में आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी के ज्ञान के अंतर्गत छात्रों को आवश्यक सूचनाओं का ज्ञान, शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि, कला एवं संस्कृति के प्रति जागरूकता तथा अस्थायी मूल्यों के संस्कार आदि का ज्ञान कराया जाएगा। आठवां है कार्य अनुभव को उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक शारीरिक कार्य मानते हुए इसका प्रयोग छात्रों के लिए माध्यमिक स्तर पर दिए जाने वाले पूर्व व्यावसायिक कार्यक्रम तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए किया जाएगा। नौवां है तकनीकी शिक्षा का संबंध उद्योग, अनुसंधान और विकास संगठनों से, ग्रामीण और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से तथा पूरक स्वरूप वाले अन्य शिक्षा क्षेत्रों से स्थापित किया जाएगा। देखिए 9 तक उसका वह पॉइंट देख लिए जिसमें कहा गया था कि तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा किस तरह से दी जाएगी। 9 पॉइंट हम उसका देख लिए। देखिए ये छठा पॉइंट था, अब सातवां पॉइंट देखते हैं। सातवां पॉइंट है शिक्षा व्यवसाय को कारगर बनाना, किस तरह से कारगर बनाया जाए उसको देखते हैं। इस शिक्षा नीति में तत्कालीन शैक्षिक वातावरण में उद्देश्यों की गंभीरता के साथ साथ आधुनिकीकरण एवं सृजनात्मक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के गुण एवं प्रसार के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तनों को सम्मिलित किए जाने की बात कही गई है। आठवां देखते हैं कि शैक्षिक विषय वस्तु और प्रक्रिया का नया स्वरूप देना, किस तरह से कहा गया था इस शिक्षा नीति में, इसको जानते हैं। देखिए नई शिक्षा नीति में शिक्षा की विषय वस्तु एवं प्रक्रिया को अनेक प्रकार से सांस्कृतिक विषय वस्तु से संबंधित किया जाएगा। इस प्रकार नई शिक्षा नीति इन दोनों पक्षों के नियोजित संश्लेषण पर बल देने के साथ ही साहित्य और कला आदि के शिक्षण प्रशिक्षण वाले संस्थानों के संवर्धन पर बल भी देगी। बच्चों के सौंदर्य, संगीत एवं परिष्कार के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जाएगी तथा शिक्षा द्वारा सार्वभौमिक मूल्यों का विकास किया जाएगा। कार्य अनुभव की शिक्षा को सभी स्तरों पर दी जाने वाली शिक्षा का एक आवश्यक अंग माना जाएगा। मतलब कार्य अनुभव के आधार पर जो शिक्षा दी जाएगी वह आवश्यक अंग माना जाएगा एवं इसे देने हेतु एक श्रेणीकृत एवं सुसंरचित कार्यक्रम भी बनाया जाएगा। इसके द्वारा प्राप्त किया गया अनुभव आगे चलकर रोजगार पाने में बहुत सहायक होगा। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शिक्षण अधिगम की किसी भी प्रक्रिया के आंतरिक अंग के रूप में निष्पत्ति का मूल्यांकन का अनिवार्य अंग मानते हुए परीक्षण, आइए आगे देखते हैं। देखिए प्रणाली की पुनर्व्यवस्था की जाएगी जिसमें मूल्यांकन विधि की विश्वसनीयता एवं वैधता सुनिश्चित की जाएगी। नौवां है शिक्षक एवं शिक्षक शिक्षा, मतलब शिक्षक को भी शिक्षा दी जाएगी, उसकी व्यवस्था इस शिक्षा नीति में की गई है कि शिक्षक की गुणवत्ता को भी बढ़ाया जाए। देखिए शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है, अतः नई शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा की प्रणाली में आमूल परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्थापित किए जाएंगे, जो प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों एवं निरौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत क्रमिकों के लिए सेवापूर्ण एवं सेवाकालीन कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
इनकी स्थापना होते ही स्तरहीन संस्थाओं को समाप्त कर दिया जाएगा एवं चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की उन्नति जो है SCERT के द्वारा किया जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के रूप में की जाएगी। NCERT के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सक्षम बनाने, पाठ्यक्रम तथा विधियों के निर्माण हेतु मार्गदर्शन के लिए वांछित संसाधन प्रदान किए जाएंगे। ये संस्थाएं एवं विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग आपस में मिलकर काम करेंगे। कुछ चयनित माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को भी उच्चीकृत करके उन्हें SCERT के कार्य के पूरक के रूप में जो है कार्य दिया जाएगा। यह जो है ये शिक्षक को शिक्षा देने के लिए भी बात की गई थी और किस तरह से दी जाएगी उनको भी ये चीज़ बता रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCERT को अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता देने का अधिकार दिया जाएगा तथा उसे आवश्यक साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस प्रकार शिक्षा संस्थानों एवं विश्वविद्यालय शिक्षा विभागों की संबंध सुगठित श्रृंखला विकसित की जाएगी। 10वां शिक्षा का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ शिक्षा किस तरह से की जाएगी, इसकी भी बात कही गई है नई शिक्षा नीति में। पहला जो कहा गया है कि शिक्षा के प्रबंध हेतु शैक्षिक नियोजन एवं प्रबंध प्रणाली में परिवर्तन को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है कि किस तरह से दी जाएगी, वह सिद्धांत देखते हैं जो ध्यान में रख के दी जाएगी। पहला है शैक्षिक आयोजन एवं प्रबंध का दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य तैयार करना और उसे देश की विकासात्मक और मानव शक्ति संबंधित आवश्यकताओं से जोड़ना होगा। दूसरा है विकेंद्रीकरण तथा शिक्षा संस्थाओं में स्वायत्तता की भावना उत्पन्न करना। तीसरा है शिक्षा में लोक भागीदारी, गैर सरकारी साधनों का प्रयोग तथा स्वैच्छिक प्रयासों को महत्व देना। चौथा है शैक्षिक नियोजन एवं प्रबंध में स्त्रियों की भाग लेने को प्रोत्साहित करना, मतलब शैक्षिक योजना में जो है स्त्रियों की भाग लेने को जो है प्रोत्साहित करना। पाँचवा है अराजकीय अभिकरणों की परिषदों एवं ऐच्छिक प्रयासों की सहभागिता पर बल देना। छठा है प्रदत्त उद्देश्यों तथा मानदंडों के संबंध में जवाबदेही के सिद्धांत की स्थापना करना जैसे निर्देशक विचारों पर ध्यान देना। दूसरा है शिक्षा के प्रबंध में दूसरा दिया है राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक नियोजन एवं प्रबंध की दिशा में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी शैक्षिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित करेगा तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु वांछित परिवर्तन किए जाएंगे। तीसरा है राज्य स्तर पर शैक्षिक नियोजन एवं प्रबंध हेतु राज्य सरकार स्टेट एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना की जाएगी जो राज्यों के विभिन्न विभागों का मानव संसाधन विकास के लिए प्रभावशाली करेगी। आइए आगे देखते हैं। उसी में है चौथा कि जिला एवं स्थानीय स्तर पर भी उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का प्रबंध करने के लिए जिला शिक्षा बोर्ड का गठन किए जाएंगे। 11वां है आपका, इसमें क्या कहा गया था नई शिक्षा नीति में, उसको देखते हैं। देखिए संसाधन तथा समीक्षा यानी रिसोर्स एंड इवैल्यूएशन। देखिए व्यावसायिक रूप से सभी शिक्षाविदों ने यह स्वीकार किया। देखिए शिक्षाविदों क्या होता है, जो शिक्षा की नई नीति के तैयार करने में बोर्ड में जो शामिल थे वही शिक्षाविदों उसी को कहते हैं। ने स्वीकार किया है कि शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय आर्थिक निवेश होता है तथा इसके द्वारा ही भारत में समतावादी उद्देश्यों एवं विकास केंद्रित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा से संबंधित संस्थाओं का प्रसार एवं उन्हें तीव्र गति से आधुनिक स्वरूप देना भी आवश्यक होगा। अब जानते हैं कि नई शिक्षा नीति 1986 द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम। तो आइए इसको देखते हैं क्या क्या कदम उठाए गए हैं। देखिए यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। आप एक बार में यह वीडियो नहीं देख पाते हैं तो हो सकता है कि अब पार्ट बाय पार्ट देखने का जरूर प्रयास करें, क्योंकि हम हर पहलू पे इसका चर्चा कर रहे हैं। देखिए
इसमें क्या क्या कदम उठाए गए उसको देखते हैं। नई शिक्षा नीति 1986 का गठन शिक्षा की चुनौतियों के रूप में किया गया था, अतः इसका भारत की शिक्षा व्यवस्था पर पर्याप्त अस्थायी एवं व्यापक प्रभाव पड़ा, जिसका कारण संभवतः उसके द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण शैक्षिक कदम हैं। शिक्षा में योगदान देने वाले ये महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार से हैं। तो आइए देखते हैं। पहला जो है 10+2+3 मतलब मैट्रिक, इंटर, ऑनर्स शिक्षा संरचना की होगी। दूसरा है नवोदय विद्यालय जो है खोले जाएंगे, विद्यालय संकुल का निर्माण किया जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान भारत में चलाया जाएगा। पाँचवा है शैक्षिक अवसरों की समानता दी जाएगी हर क्षेत्र के लोगों के लिए। छठा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया जाएगा। सातवां है दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त विश्वविद्यालय यानी डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो है व्यवस्था की जाएगी। आइए आगे देखते हैं। आठवां है उपाधि की सेवा से अलग करना, ये किया जाएगा। नौवां है शिक्षक प्रशिक्षण किया जाएगा, यानी टीचर को भी ट्रेनिंग करवाया जाएगा। 10वां है शिक्षक की जवाबदेही को मतलब एक तरह से प्रयुक्त की जाएगी कि शिक्षक की क्या जवाबदेही होती है। अब जानते हैं कि नई शिक्षा नीति की विशेषता है। नई शिक्षा नीति की क्या विशेषताएं थी उसको जानते हैं। देखिए, स्वतंत्रता के उपरांत प्रथम बार शिक्षा के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसमें शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन पर बल दिया गया तथा शिक्षा को मजबूत बनाकर उसे देश के अनुरूप परिस्थितियों में ढालने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा एक निश्चित शैक्षिक स्तर तक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का प्रारूप दिया जाता है। इससे देश के पाठ्यक्रम में एकरूपता आएगी, मतलब हर क्षेत्र में, मतलब भारत की एक तरह से एनसीईआरटी चला जाएगी तो हर क्षेत्र में एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ाई जाएगी, जिससे देश में जो पाठ्यक्रम में जो है एकरूपता आएगी। तीसरा है नई शिक्षा में विषमताओं को दूर करके शैक्षिक समानता लाने का संकल्प किया गया है। महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों मतलब ओबीसी एवं वर्गों को एक समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने का दृढ़ संकल्प किया गया है। देखिए, चौथा है चौथा विशेषता है कि नई शिक्षा नीति में 10+2+3 की एक राष्ट्रव्यापी शिक्षा संरचना की सिफारिशें की गई है, जिसे देश के प्रत्येक भाग में स्वीकार कर लिया गया है। आइए आगे देखते हैं। पांचवा विशेषता है कि सन 1976 में संविधान संशोधन करके शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। समवर्ती सूची मतलब होता है कि जिसमें केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बना सके, इसको जो है शिक्षा का समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया था। 1976 से पहले जो है शिक्षा जो थी वह राज्य सूची की विषय थी, जिससे राज्यों की भागीदारी समाप्त नहीं हुई, वरन शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर उत्कृष्ट लाने के लिए केंद्र सरकार और आर्थिक कार्य करेगी। अब केंद्र के पास जो है अधिक कार्य करने की योजना आ गई थी। छठा है नई शिक्षा नीति में शैक्षिक स्तरोन्नयन के क्रियान्वित करने पर विशेष बल दिया गया। संस्थाओं और शैक्षिक कार्यों में लगे व्यक्तियों के कार्य को उत्कृष्ट मान्यता दी जाएगी और उन्हें जो है पुरस्कृत करने के साथ ही उनकी जवाबदेही भी निर्धारित की जाएगी। मतलब जो भी शैक्षिक कार्य में अच्छे कार्य कर रहे हैं तो उनको पुरस्कृत किया जाएगा, उनकी जवाबदेही जो है निर्धारित की जाएगी। ये जो है नई शिक्षा नीति की जो है विशेषता है। देखिए, सातवां विशेषता है कि बढ़ती हुई शिक्षित बेरोजगारी को रोकने तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश की समस्या कम करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया। आठवां विशेषता है कि नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की गिरावट को बचाने हेतु हर संभव प्रयास किए जाएंगे। विश्वविद्यालयों में छात्रों की प्रवेश ग्रहण क्षमता के आधार पर होगा। शिक्षण विधियों को प्रभावी बनाया जाएगा। शिक्षकों के कार्य का मूल्यांकन होगा तथा उच्च कोटि के शोध कार्यों को जो है प्रोत्साहित किया जाएगा। जो अच्छे कार्य कर रहे हैं शिक्षा क्षेत्र में उसको जो है प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षा नीति 1986 की यह विशेषता है कि उसके विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष में की जाएगी। क्रियान्वयन की प्रगति और समय समय पर उभरती हुई प्रवृत्तियों की जांच हेतु मध्यावधि मूल्यांकन भी होंगे। 10वां विशेषता है
कि इसमें शिक्षा द्वारा पर्यावरण रक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। अब जानते हैं कि नई शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन आप किस तरह से कर सकते हैं कि इसमें क्या कमियां हैं उसको किस तरह से आप जान सकते हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा के लिए स्वच्छ हवा की शोषण के समान है, परंतु विद्वानों एवं शिक्षाविदों ने इसकी आलोचना की है। किस तरह से की है, इसको एक एक करके 5-6 पॉइंट में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति में 1995 तक सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सुलभ करने की बात कही गई है, परंतु उपयुक्त कार्यक्रमों पर अधिक बल के कारण लोगों को यह पूरा होना मुश्किल लगता है, क्योंकि इसके लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था नहीं की गई है। इस पे जो खर्च होने की जो है, यह वित्तीय व्यवस्था पहले से नहीं की गई थी। दूसरा है, नई शिक्षा नीति के केंद्र एवं राज्यों के मध्य सार्थक साझेदारी की बात कही गई है, परंतु केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी बल दिया गया है। शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप को प्रबल करने, गुणवत्ता एवं मानकों को बनाए रखने, पूरे देश की शैक्षिक ज़रूरतों को निर्धारित करने तथा शैक्षिक स्तरों पर श्रेष्ठता को बढ़ावा देने में केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ गया है। इसमें केंद्र की जो है अहम भूमिका हो गई थी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। तीसरा जो है, नई शिक्षा नीति में भाषा शिक्षा भी विवादास्पद रही है, ये शिक्षाविदों और विद्वानों का मानना था। चौथा है, उच्च शिक्षा के संसाधन जुटाने के बारे में नई शिक्षा नीति मौन है। इस नीति को अच्छी तरह से क्रियान्वित करने के लिए अत्यधिक वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु जिनके अभाव में यह नीति क्रियान्वित नहीं हो पाएगी। अतः यह कहा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति विभिन्न आयामों, विद्वानों एवं समितियों के शैक्षिक विचारों का संग्रह मात्र नहीं है, इसमें सिद्धांतों का संश्लिष्टतात्मक स्वरूप दिखाई देता है। इसी के आधार पर भारत में शिक्षा व्यवस्था का संचालन किया जा सकता है। समीक्षकों के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किए गए कुछ प्रावधान स्वागत योग्य है, परंतु यह आवश्यक है कि इनमें वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु नई नीति का पूर्ण आइए आगे देखते हैं। देखिए, ईमानदारी एवं दृढ़ता से लागू किया जाए। शिक्षाविदों के अनुसार इस नीति में आलोचना का मुद्दा यह है कि नई नीति की लगभग सभी बातों पर डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता वाले शिक्षा आयोग 1964-66 के प्रतिवेदन में चर्चा की जा चुकी है। आपको कोठारी आयोग जो है, इससे पहले वाले वीडियो में बताए हुए थे कोठारी आयोग ने अपनी शिक्षा के लिए क्या क्या चुनौतियों या उनका क्या मानना था शिक्षा के लिए, जो आयोग आया हुआ था शिक्षा के लिए क्या क्या दिया गया था शिक्षा के लिए, तो वो हम बता चुके हैं। आप जरूर जाके कोठारी आयोग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ यह है कि दृष्टि है कि नीति का निर्माण शून्य में नहीं होता है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए शिक्षा विशेषज्ञ, शिक्षा आयोग तथा बुद्धिजीवी वर्ग समय समय पर विकल्प प्रस्तुत करते रहते हैं। मतलब ये इन चीज़ों के बारे में जो है कहा गया है कि जब भी इसमें कोई भी चीज़ खराबी होती है तो उनकी कार्य योजना में ये चीज़ सुधार करके आगे ये चीज़ आगे करते रहें। केंद्र या राज्य सरकार अपने संसाधनों तथा प्राथमिकता के आधार पर इनमें से कुछ विकल्प स्वीकार कर लेती है तथा शेष को विभिन्न कारणों से अस्वीकार कर देती है। स्वीकृत विकल्पों को ही एक क्रमबद्ध रूप देकर समय समय पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूर्ववत सुझाई गई बातों का विद्वान होना स्वाभाविक ही है। विचारकों के अनुसार नई शिक्षा नीति में नयापन लाने का प्रयास करने की अपेक्षा यह बेहतर है कि पुरानी नीति के क्रियान्वयन के संदर्भ में आई कठिनाइयों एवं असफलताओं का निवारण कर उसे बेहतर बनाया जाए। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दृष्टि से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मतलब इसी को जो है शिक्षा मंत्रालय भी कहते हैं, ने एक क्रियान्वयन कार्यक्रम यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन इस उद्देश्य से तैयार किया जिससे इस शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा व्यवस्था नियोजित ढंग से की जा सके। यह क्रियान्वयन कार्यक्रम वस्तुतः राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत किए जाने वाले क्रियाकलापों की स्थूल रूपरेखा प्रस्तुत करता है। तो देख लिए नई शिक्षा नीति 1986 के हर पॉइंट पे हम चर्चा किए।
आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सकता है कि एक बार में आपको समझ में नहीं आए तो एक बार और देख लीजिए, ताकि हर बिंदुओं पे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर 2 के लिए। देखिए आने वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 35 पर चर्चा करेंगे, जो कि रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 पर प्रकाश डाले। जो 1986 की शिक्षा नीति आई थी, इनकी कार्य योजना जो वर्क ऑफ एक्शन थी शिक्षा नीति की, तो उन्हीं पे 1992 पर प्रकाश डाला। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 34-33 तक जो बता चुके हैं, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, वहाँ से देख के अपना तैयारी और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम नज़दीक आते जा रहा है। जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।